अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है अंतुल हयात और ये है सीज़न नंबर 2 और इस नॉवल को लिखा है शहज़ादी भट्ट ने। और आज है इस नॉवल की 15वीं एपिसोड। अभी 2-3 एपिसोड और आएँगी, ज़्यादा नहीं रह गया है, थोड़ा ही रह गया है, लेकिन अभी 2-3 एपिसोड और लगेंगे इस पे। मैं खुद चाह रही हूँ अब ये ख़त्म हो नॉवल और इसके बाद हम कोई दूसरा नॉवल स्टार्ट करें। तो आप लोग सोच के रख लें कि हमें नेक्स्ट नॉवल कौन-सा रीड करना है, ठीक है? मैं आप लोगों का वेट करूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट में बताएँ कि नेक्स्ट कौन-कौन सा नॉवल रीड करना चाहिए। एक ऑलरेडी नॉवल मुझे रिकमेंड किया हुआ है, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे ज़ालिम इश्क के नाम से एक नॉवल है, वो रीड किया जाए। अगर मुझे कोई और ऑप्शन ना मिला, आप लोगों ने मुझे कुछ ना बताया, तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़ालिम इश्क जो है ना, वो रीड करूँगी। या फिर नमल रीड किया जाए या फिर इसके बाद नेक्स्ट नॉवल आतिश इश्क जो है वो रीड किया जाए। आप बता दें, जो आप कहेंगे वही नॉवल हम रीड करेंगे, ठीक है? चलें जी, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी-जल्दी से अपने नॉवल का आगाज़ करते हैं और देखते हैं जी आगे इस नॉवल में क्या होता है। अरूप का क्या बनता है, हारिब अरूप की मुलाकात होती है कि नहीं होती है, मुस्तफ़ा और महर का ताल्लुक जो ख़राब चल रहे हैं, उनमें क्या बेहतरी होती है। आपको क्या लगता है कि जो महर है, उसने मुस्तफ़ा के साथ जो किया वो अच्छा किया, ठीक किया या नहीं? और मुस्तफ़ा ने जो उसको थप्पड़ मारा वो ठीक थप्पड़ मारा था कि नहीं? आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? चलें जी। मुस्तफ़ा आज फिर सूरज तुलू होते ही हवेली से चला गया था। कल की तरह आज भी बहरोज़ खानदादा ने फ़ोन करके पूछा तो उसने कहा कि वो मगरिब तक आ जाएगा। खान हवेली में आज सुबह से काफ़ी रौनक थी। आज खान हवेली की सबसे बड़ी बेटी महरमा खानज़ादी की रुखसती हवेली के सबसे बड़े बेटे मुस्तफ़ा खानज़ादा के साथ थी। पूरी हवेली जगमग कर रही थी। लॉन को बड़ी खूबसूरती से सजाया जा रहा था। हवेली के सब लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। वक़्त कम था और काम ज़्यादा। अरूप ड्राइवर के साथ अरूप की रिपोर्ट्स लेने हॉस्पिटल गई थी। अरूप अपने कमरे में बेड पर चित लेटे छत को घूर रही थी। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। आँखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। सफ़ेद रंग ज़र्द हो गया था। वो जो बरसों पुरानी वो जो परसों तक रखेगी, उसे क्या लिखा हुआ पता नहीं क्या है। सफ़ेद रंग ज़र्द हो गया था और जो परसों तक रखेगी, पता नहीं क्या लिखा हुआ। बहरहाल हम आगे पढ़ते हैं। ऐसा मुश्किल लग रहा था। जैसे-जैसे दिन गुज़र रहे थे, अरूप को अपनी साँस घुटती महसूस होती थी। वो बहुत कोशिश करती, हिम्मत करती उठने की, खुद का ख़्याल रखने की, पर इससे कुछ नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आहिस्ता-आहिस्ता साँसों की डोर टूट रही है। हारिब को देखने के लिए, उसे सुनने के लिए अरूप तरस गई थी, पर वो सितमगर ऐसा गया कि मुड़कर ही नहीं देखा। अब तो आंसू भी खुश्क होने लग गए थे। वीरान आंखें हारिब के आने की राह तकती, पर वो शायद आना ही नहीं चाहता था। इसे तो ये भी नहीं पता था वो बाप बनने वाला है। फिर शायद अपने बच्चे की खातिर ही आ जाता। अरूप की आंखों से आंसू निकलकर तकिया भिगो रहे थे। रूप आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर आई और एक नज़र अरूप की तरफ देखा। रिपोर्ट्स बेड पर रखी और चादर उतार कर उसे तय करके सोफे पर रखी। वो हॉस्पिटल से सीधा अरूप के कमरे में आई थी। रूप का लहजा काफी संजीदा था। अरूप ने नजरें घुमाकर रूप की तरफ देखा। उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूप कहकर रिपोर्ट्स हाथ में पकड़कर बेड पर बैठ गई। अरूप अपने आंसू साफ करती उठकर बैठ गई। क्या छुपा रही हो हम सबसे? रूप ने गुस्से से पूछा। अमूमन वो गुस्सा नहीं करती थी, पर आज वो काफी गुस्से में लग रही थी। मैं क्या छुपाऊंगी? अरूप का लहजा डगमगाया। अरूप, मैं तुमसे सीधी बात करूंगी और उम्मीद करती हूँ जवाब भी तुम सीधा ही दोगी। रूप ने रिपोर्ट खोलते कहा तो अरूप उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। इन रिपोर्ट्स में लिखा है तुम्हारा प्रेगनेंसी का दूसरा महीना शुरू हुआ है, जबकि मेरे मुताबिक तुम्हें तीसरा महीना शुरू हुआ है। अब बताओ असल बात क्या है? रूप ने अपना लहजा सख्त होने से रोका। मुझे क्या पता, आप डॉक्टर से पूछें। अरूप ने नजरें चुराई। रूप अरूप के करीब हुई और उसका सर पकड़कर उसे अपने गले अपने साथ लगा लिया। माँ की आगोश मिलते ही अरूप के आंसू फिर से उमड़ पड़े। अरूप, मुझे सच सुनना है बेटा, प्लीज मुझे सच बताओ। हारिफ जिस रात तुम्हें लेने आया था वो किस सच की बात कर रहा था? देखो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। प्लीज अरूप, मुझे सब सच बताओ। मैं शायद तुमसे कुछ न पूछती, कोई सवाल ना करती, पर
پر اس رات حارب کی کہی بات میرے دماغ سے نہیں جا رہی۔ وہ کس سچ کی بات کر رہا تھا؟ اور آج ان رپورٹس کے مطابق بھی تمہیں دوسرا منتھ سٹارٹ ہوا ہے۔ روپ نے اروپ کا چہرہ اوپر کرتے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے صرف سچ سننا ہے اروپ، روپ نے سخت لہجے میں کہا تو اروپ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مما، حارب بے قصور ہے، ساری غلطی صرف میری ہے۔ اروپ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، کہیں سچ جان کر اس کے ماں باپ اس سے دور نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ کون سی غلطی ہے تمہاری؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ وہ روپ نے الجھ کر کہا تو اروپ نے آنسو پونچھتے فیصلہ کیا کہ آج وہ روپ کو سب سچ بتا دے گی۔ مما، حارب نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، میں نے آپ سب سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے حارب سے محبت ہو گئی تھی، اس کا نکاح رکوانے کے لیے میں نے جھوٹی پریگننسی رپورٹ بنوائی اور حارب کو سب کے سامنے رسوا۔ روپ کا ہاتھ اٹھا پر ہوا میں ہی رہ گیا۔ روپ نے سختی سے آنکھیں میچ کر خود کو سزا کے لیے تیار کیا، پر روپ نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ بے شرم لڑکی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اس بے گناہ پر تہمت لگاتے ہوئے؟ مجھے تو تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ روپ کے آنسو نکل پڑے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا روپ کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ ماما، مجھے معاف کر دے، میں آپ سب کی گناہ گار ہوں۔ روپ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ کوئی معافی نہیں ملے گی تمہیں۔ میں کل تک سوچ رہی تھی حارب تم سے بے خبر کیوں ہو گیا، کم از کم اپنے بچے کا تو خیال کرتا۔ مجھے آج سمجھ آئی وہ تمہیں چھوڑ کر کیوں گیا ہے۔ تم اسی لائق ہو اروپ، تم صرف میری اور حارب کی نہیں اپنے بابا کی بھی گناہ گار ہو، جن کا تم نے بھروسہ توڑا ہے۔ روپ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اسے اپنی بیٹی کی حرکت پر شرم آ رہی تھی۔ ماما، آپ تو مجھے معاف کر دیں، حارب بھی چھوڑ کر چلا گیا، میں جانتی ہوں بابا معاف نہیں کریں گے، آپ تو معاف کر دیں۔ روپ کے پاؤں پکڑ لیے۔ کوئی معافی نہیں ملے گی تمہیں، تم نے اپنے بابا کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، جب انہیں سچ پتا چلے گا تو ٹوٹ جائیں گے۔ وہ تمہاری اس حالت کے ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ تم خود اپنی حالت کے ذمہ دار ہو۔ روپ نے اروپ کو آئینہ دکھایا، اروپ کا سر شرم سے جھک گیا۔ میں ابھی جا کر تمہارے بابا کو سب سچ۔ نہیں ماما، پلیز نہیں، بابا مجھ سے۔ اروپ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بلاج خاندادہ دروازے پر کھڑا غصے سے سرخ آنکھیں لیے ہاتھ کی مٹھیاں بھینجے اروپ کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، اروپ کی کپ کپائی آواز میں کہا تو روپ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو بلاج خاندادہ نے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی۔ ایک پل کے لیے اروپ کے روپ بھی سہم گئی۔ حویلی میں مہندی والی آ گئی تھی، اس نے سب سے پہلے مہر کو مہندی لگائی، پھر عبادت کو۔ عبادت کے ہاتھوں پر مہندی بہروز خاندادہ نے اپنی پسند سے لگوائی تھی۔ پاس بیٹھی مہر ان دونوں کے پیار پر مصطفیٰ کو شدت سے یاد کر رہی تھی۔ اگر ان کے بیچ سب ٹھیک ہوتا تو بھی مصطفیٰ بھی مہر کے ہاتھوں پر اپنی پسند سے مہندی لگواتا۔ مہندی والی نے اس کے گورے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگ دیے تھے، پر پھر بھی اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں مصطفیٰ آج رات اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ پرسوں رات تو اسے اگنور کر کے گزر گیا تھا، پر آج مہر نے رخصت ہو کر اس کے کمرے میں چلے جانا تھا، تو کیا آج بھی وہ مہر کو اگنور کر دے گا، یا پھر اسے معاف کر دے گا، یا پھر اسے سزا دے گا؟ مہر کے دماغ میں سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ تھک کر اس نے ہر جواب وقت پر چھوڑ دیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر حارب گھر آیا اور حشمت سے کہا کہ اس کی ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی ہے، وہ کل صبح واپس آ جائے گا۔ اسے پہلی بار اپنے دادا سائیں سے جھوٹ بولتے برا لگ رہا تھا، پر کل رات کے خواب نے اروپ کی یادوں پر اضافہ کر دیا تھا۔ پہلے اس دشمن جاں کی یاد آتی تھی، پر صبح سے اس کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے جھوٹ بول کر حارب عصر کے بعد گاؤں کے لیے نکل گیا۔ وہ اروپ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا، اپنے جلتے دل کو راحت پہنچانا چاہتا تھا، پر حارب یہ نہیں جانتا تھا اروپ کو دیکھ کر وہ مزید تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اروپ کو دی جانے والی سزا اسے اپنے جسم پر کوڑوں کی طرح لگتی محسوس ہوگی۔ وہ مزید تڑپے گا، مزید بے چین ہو جائے گا۔ آج تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے اروپ۔ بلاج خاندادہ کی آواز پر صدیوں کا دکھ تھا۔ اروپ تڑپ اٹھی۔ نہیں بابا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو سچ بتانے سے ڈرتی تھی، آپ مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ حارب مجھے چھوڑ کر چلا گیا، ماما بھی معاف نہیں کر رہی، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اروپ بلاج خاندادہ کے پیروں میں بیٹھی تڑپ رہی تھی۔ روپ سے اپنی بیٹی کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ معافی تو مجھے حارب سے مانگنی چاہیے، میں نے تم پر، اپنی بیٹی پر اعتبار کیا،
उसकी एक नहीं सुनी और उसे सजाएं सुनाता गया और वो चुपचाप मेरी सजाएं सहता गया। पूरा गांव मुझे इंसाफ पसंद सरदार के नाम से पहचानता है, पर मैंने हारिब के साथ नाइंसाफी कर दी, उसे उसके नाकर्दा गुनाह की सजा दी। बलाज खानदादा की आंखें नम थीं। ये उसका बड़ापन था, वो चुपचाप मेरी दी गई सजा पर सर झुका देता। अगर चाहता तो पूरे गांव में मुझे बदनाम करता और कहता कि देखो, बलाज खानदादा ने उसके साथ नाइंसाफी की, अपनी बेटी पर एतबार किया पर उस पर नहीं। अगर वो चाहता तो अपनी बेगुनाही के सबूत के आते और तुम सबूत ले आता और तुम पल में झूठी साबित हो जाती। लेकिन वो चाहता था तुम खुद सबको सच बताओ। मुझे खुद से शर्म आ रही है अरूप, तुमने आज सही मानों में मेरे सर में खाक डाल दी है। ये तरबियत थी हमारी, और हारिब की तरबियत देखो, सच्चा होते हुए भी वो खामोश रहा। तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? नहीं अरूब, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने दुआओं में बेटी मांगी थी, अल्लाह ने तुम्हें दे दिया। अगर बेटियां ऐसी होती हैं तो नहीं चाहिए मुझे बेटी। बलाज खानजादा का एक एक लफ्ज सर्द था, वो कमरे से जा चुका था। अरूब वहीं फर्श पर बैठी रह गई, आंखों में आंसू जम गए थे। बलाज खानजादा के अल्फाजों ने उसे मार दिया था। ऐसा लग रहा था उसके जिस्म में जान ही ना हो। रूप आंसू साफ करती उसके पास आई। उठो अरूब, संभालो खुद को। रूप ने अरूब को कंधों से पकड़कर उठाया और बेड पर बिठाया। तुम्हारे बाबा गुस्से में है, जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो तुम्हें माफ कर देंगे। रूप पता नहीं खुद को तसल्ली दे रही थी या अरूब को। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। रूप को अरूब के चेहरे के ठहराव से खौफ आ रहा था। ना वो हिल रही थी, ना आंखें झपक रही थी, और ना ही रो रही थी। रूप थके हुए कदमों से कमरे से बाहर आ गई। अरूब झूठी तू बैठी रह गई। ब्यूटिशियन महर और इबादत को तैयार कर रही थी। इबादत महर के कमरे में ही तैयार हो रही थी। मुस्तफ़ा अपने कहे के मुताबिक मगरिब के वक्त हवेली आ गया था। वो सीधा अपने कमरे में आया तो एकदम ठठक गया। उसका पूरा कमरा गुलाब के फूलों और लाइटों से सजाया गया था। बेड पर हार्ट शेप से दिल बना था। मुस्तफ़ा ने एक नज़र पूरा कमरा देखा, फिर सोफे पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। हवेली में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था। वैसे बन रहा था जैसे गैरों की शादी में वक्त पर तैयार होकर जाते हैं। मुस्तफ़ा ने अभी जूते उतारे ही थे, बहरोज़ खानज़ादा धड़म से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसके हाथ में कपड़े थे जो हैंग किए हुए थे। शुक्र है लाला, आप आ गए। बहरोज खानदादा ने कपड़े बेड पर सलीके से रखते कहा। तो तुम्हें क्या लगा मैं भाग गया हूँ? मुस्तफ़ा ने शरारत से कहा। थोड़ा शक तो हुआ था। बहरोज खानदादा ने मासूमियत से कहा। माना कि सब मुझे अयाश समझते हैं, पर मैं भगोड़ा नहीं हूँ। मुस्तफ़ा का लहजा यकदम संजीदा हुआ। जो आपको अयाश समझते हैं वो खुद बहुत मासूम है। बहरोज खानदादा का इशारा महर की तरफ था। बहरोज खानजादा को महर की साइड लेते देख मुस्तफ़ा ने उसे जबरदस्ती घूरी से ऐसे घूरी दी। ऐसे मत देखें, इसी मासूमियत पर तो आप जान भी वारने को तैयार रहते थे। बहरोज खानजादा ने मुस्तफ़ा की घूरी सर से गुजार दी। तुम चुप होते हो या मैं उठूं? मुस्तफ़ा ने गुस्से से कहा। जी उठ जाएं, तैयार भी तो होना है। वो बहरोज खानजादा ही क्या जो किसी से डर जाए। किस खुशी में? मुस्तफ़ा जानबूझकर अनजान बना। आप दूल्हा बन रहे हैं, इसी खुशी में। बहरोज खानजादा ने बत्ती दिखाकर कहा। फिर एक काम करो, दुल्हन चेंज कर दो। मुस्तफ़ा ने भी बत्ती दिखाई। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसे नेक काम नहीं करता, और वैसे भी वेडिंग फंक्शंस में ये वाला ऑप्शन नहीं होता, इसलिए आपके दिल के अरमान पूरे नहीं हो सकते। बहरोज खानजादा ने तफसील से समझाया तो मुस्तफ़ा ने कुछ देर उसे संजीदा नजरों से देखा, फिर उसकी हंसी छूट गई। बहरोज खानजादा जो कब से हंसी जब्त कर रहा था, उसका जब्त भी जवाब दे गया। वो दोनों पागलों की तरह हंसने लगे। हंसते हंसते इन दोनों की आंखों में पानी जमा हो गया। बहरोज खानजादा बेख्तियार उसके गले लग गया। मुस्तफ़ा ने भी बहरोज खानजादा को अपने गले लगाया। तुम बहुत तेज हो बहरोज खान, मेरा मूड जितना मर्जी खराब हो तुम ठीक कर ही देते हो। मुस्तफ़ा ने प्यार से बहरोज खानजादा की कमर पर मुक्का जड़ते कहा। बस कभी गरूर नहीं किया। बहरोज खानजादा ने मुस्कुराकर शरारत से कहा। अच्छा दिखाओ कौन से कपड़े पहनने हैं। कौन से कपड़े पहनने हैं मैंने? मुस्तफ़ा ने ड्रेसेस उठाते कहा तो बहरोज खानजादा ने उसके हाथ में उसका ड्रेस पकड़ाया। ऑफ वाइट कलर की शलवार कमीज के साथ ब्लू कलर की वॉस्केट, साथ ब्लू ही अजरक थी, और बहरोज खानजादा की ऑफ वाइट शलवार कमीज के साथ डार्क ब्राउन वॉस्केट और साथ डार्क ब्राउन अजरक थी। वो दोनों अपने अपने कपड़े उठाकर तैयार होने लगे। थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो गए थे।
बलाज खान दादा भी तैयार होकर नीचे लॉन में चला गया था। उसके चेहरे के नकूश तने हुए थे। जब वो कमरे से चला गया तब रूप कमरे में आकर तैयार हुई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो बलाज खान दादा का सामना करे। वो पहले ही रूप की वजह से उससे नाराज हो गया था। पता नहीं अब बलाज खान दादा ने कैसा रिएक्ट करना था। रूप की सोच सोच कर जान जा रही थी। एक तरफ उसे अरूप की फिक्र थी तो दूसरी तरफ उसे बलाज खान दादा के गुस्से से भी डर लग रहा था। रूप तैयार होकर अरूप के पास आई ताकि उसे भी तैयार करके नीचे फंक्शन में ले जाए, पर रूप उसे जैसे बैठा कर गई थी वो वैसे ही बैठी थी। पास रखा खाना भी वैसे ही पड़ा था। रूप तैयार हो जाओ, मेहमान आ गए हैं। रूप ने प्यार से अरूप के सर पर हाथ फेरा। अपनी बेटी की हालत पर उसे हौल उठे थे। आप जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रूप ने ठंडे ठार लहजे में कहा। तो रूप कुछ देर उसे देखती रही, फिर गहरी सांस लेती उसे खाने की तलकीन करते नीचे आ गई। वो खुद भी नहीं चाहती थी अरूप नीचे आए। इबादत और बहरोज खानदादा के फंक्शन में वो शामिल नहीं थी। आज अगर कोई मेहमान उससे कुछ पूछ लेता तो पता नहीं अरूप ने कैसे रिएक्ट करना था। बहरोज खानदादा और मुस्तफ़ा तैयार होकर एक साथ नीचे लॉन में आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। मुस्तफ़ा ने सर झुकाकर संजीदगी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं पूछ सकता हूँ 2 दिन शहर क्या करने जा रहे थे? बलाज खान दादा ने मेहमानों की तरफ देखते नामखसूस अंदाज में पूछा। हवेली में दिल नहीं लगता, तन्हाई चाहता हूँ। मुस्तफ़ा ने साफ गोई की तो बलाज खान दादा ने झटके से सर घुमाकर उसे जांचती नजरों से देखा। मुस्तफ़ा का चेहरा सपाट था। बलाज खान दादा से अंदाजा लगाना मुश्किल हुआ कि इस वक्त उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मुस्तफ़ा उल्फत मुस्तफ़ा को देखकर उसके पास आ गई। मुस्तफ़ा ने हल्का सा मुस्कुराकर उल्फत को अपने साथ लगा लिया। बहुत प्यारी लग रही हैं मेरे बाबा की बारबी डॉल, मुस्तफ़ा ने प्यार भरे लहजे में शरारत से कहा तो उल्फत ने मसनूई घूरी दी। बहरोज खान दादा ने मुस्कुराकर प्यार भरा मंजर देखा। बलाज खान दादा मेहमानों के बुलावे पर जा चुका था। मैं भी तो खान हवेली की गुड़िया हूँ ना। तभी इबादत की चहकती आवाज इन्हें अपने पीछे सुनाई दी तो इन तीनों ने एक साथ मुड़कर देखा। इबादत शॉकिंग पिंक ड्रेस में बालों का प्यारा सा स्टाइल बनाए, हाथों में गजरे पहने, मुनासिब से मेकअप के साथ मुनासिब ज्वेलरी पहने क्यामत ढा रही थी। बहरोज खान दादा ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। आ जाओ मेरी गुड़िया। मुस्तफ़ा ने बाएं बाजू वाह किया तो इबादत खुशी से मुस्तफ़ा के साथ लग गई। मुस्तफ़ा के दाएं जानिब उल्फत और बाएं जानिब इबादत थी। बहरोज खानज़ादा ने यह खूबसूरत मंजर अपने मोबाइल में मुकीद किया। सब मेहमान आ चुके थे। रूप ने इबादत से कहा कि वो महर को नीचे ले आए। मुस्तफ़ा स्टेज पर जाकर बैठ गया था। बहरोज खानज़ादा ने मुस्तफ़ा का मूड बनाने के लिए रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया था। लॉन की चमक दमक लॉन की जगमग करती लाइट्स में महर सज धज कर चलती मुस्तफ़ा के करीब आ रही थी। मुस्तफ़ा ने उसे दूर से ही स्पॉट नजरों से देखा। वो डीप रेड लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं। बहरोज खानज़ादा के परफेक्ट सॉन्ग पर मुस्तफ़ा ने एक अबरू उचकाकर डीजे के पास खड़े बहरोज खानज़ादा को घूर कर देखा तो बहरोज खानज़ादा ने मुस्कुराकर दूर से मुस्तफ़ा की तरफ फ्लाइंग किस उछाल दी। मुस्तफ़ा मजीद तब गया। महर स्टेज तक आ गई थी। मुस्तफ़ा ढीठ बना बैठा रहा। महर की आंखें आंसुओं से नम हो गईं। तब मेहमान इंतजार करने लगे। मुस्तफ़ा उठकर महर का हाथ थामे, पर मुस्तफ़ा ऐसे बना जैसे वो जहां है ही नहीं। उल्फत समेत सब ने उसे गुस्से से घूरा, पर वो सबकी तरफ देख ही कब रहा था। वो नीचे कारपेट को घूर रहा था जैसे सवाब का काम हो। महर आंसू पीती हिम्मत करके खुद ही स्टेज पर चढ़ गई। हत्ता कि मुस्तफ़ा उसके लिए खड़ा तक नहीं हुआ। महर खुद ही उसके साथ बैठ गई। महर के बैठते ही मुस्तफ़ा ने उससे ऐसा फैसला बनाया जैसे वो कोई अछूत हो। आजा, आ जा, तुझे मैं पढ़ लूं, दिल में उतार लूं, होठों से देखूं तुझे, आंखों से पुकार लूं। ख्वाहिशें ये कहती हैं, कहती ही रहती हैं, लेके तुझे बाहों में शामें गुजार लूं। महर के दिल में टीसियां उठने लगी। सब मेहमान खाना खाने में मसरूफ हो गए। उल्फत स्टेज पर आई और मुस्तफ़ा को जबरदस्त घूरी दी। मुस्तफ़ा, ये क्या हरकत थी? उल्फत ने दबी आवाज में पूछा, पर महर सुन चुकी थी। कौन सी हरकत? मुस्तफ़ा मासूम बना। तुम जानते हो मैं किस मुतालिक बात कर रही हूँ। मेहमान क्या सोच रहे होंगे? उल्फत का लहजा अब भी धीमा था। ओह, मैंने तो बस इसलिए आपकी बहू को वेलकम नहीं किया कि कहीं वो मेरी इस हरकत पर भी मुझे अय्याश ना कह दे। मुस्तफ़ा ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा कि महर सुन ले, और महर सुन चुकी थी।
نہ چاہتے ہوئے بھی مہر کی آنکھ سے موتی ٹوٹ کر اس کی گود میں رکھے حنائی ہاتھوں پر گرا۔ الفت نے مصطفیٰ کا تعصب سے دیکھا تو وہ مسکرا کر اسٹیج سے اٹھ کر بہروز خان دادا کی کلاس لینے چلا گیا۔ حارب رات 10 بجے گاؤں پہنچ گیا تھا۔ وہ اس وقت حویلی سے کافی دور کھڑا تھا۔ حویلی سے آتی گانوں کی آوازیں اور برقی کمکموں سے سجی حویلی دیکھ کر حارب کو اندازہ ہو گیا کہ آج حویلی میں کوئی فنکشن ہے۔ حارب کے لیے موقع اچھا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور حویلی کے اندر کیسے جائے سوچنے لگا۔ بہروز آرام سے، یہ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ بہروز موقع دیکھ کر عبادت کا ہاتھ کھینچ کر اسے سائڈ پر لے جا رہا تھا۔ میرا دماغ مت خراب کرو تم، کب سے دیکھ رہا ہوں تم مجھے اگنور کر رہی ہو۔ بہروز خان دادا نے عبادت کو حویلی کے اندر لے جاتے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ میرے پیارے مجازی خدا، رات تک انتظار کر لیں، پوری رات آپ کی باہوں میں ہی گزاروں گی۔ عبادت نے بہروز خان دادا کے گلے میں باہیں ڈال کر محبت سے کہا، رات کی رات کو دیکھیں گے۔ ابھی جو چلتی پھرتی میرے دل پر بجلیاں گرا رہی ہو، ان کا علاج کون کرے گا؟ بہروز خان دادا کا فوکس عبادت کے ہونٹوں پر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لے۔ نہیں نا پلیز، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، عبادت نے معصومیت سے کہا، اور اگر تم نے کس نہیں دی تو میرا موڈ خراب ہو جائے گا، اس لیے سوچ سمجھ لو۔ بہروز خان دادا کی بے باک نظریں عبادت کی دھڑکنوں پر تھیں۔ رات کو کمرے میں اپنی من مانی کر لیجیے گا، ابھی مجھے جانے دیں۔ عبادت بہروز خان دادا کی بے باک نظروں سے چٹپٹا کر بے اختیار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر گئی۔ بہروز خان دادا نے اس کی معصوم حرکت پر اپنی ہنسی دبائی۔ 1 مہینہ ہونے والا ہے ہماری شادی کو، اور تم آج بھی مجھ سے اپنا آپ چھپاتی ہو۔ بہروز خان دادا نے عبادت کا دوپٹہ اس کے گریبان سے سائڈ پر کیا، تو آپ ایسے مت دیکھیں نا۔ عبادت نے بہروز خان دادا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے کہا، اور میں کیسے دیکھ رہا ہوں بتانا ذرا۔ بہروز خان دادا نے مسکرا کر عبادت کا ہاتھ نیچے کیا۔ بہروز پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے۔ عبادت چھٹپٹا کر بہروز خان دادا کے سینے سے لگ گئی۔ عبادت کے سینے لگتے ہی بہروز خان دادا کے پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ جانتی ہو نا، تمہارا میرے سینے سے لگنا میرے سکون کا باعث بنتا ہے۔ بہروز خان دادا نے عبادت کی کمر پر بازوؤں کا گھیراؤ تنگ کیا۔ جی، عبادت کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ بہروز خان دادا کا ہاتھ اب عبادت کی شرٹ کے اندر اس کی کمر پر بے باکی سے رقص کرنے لگا۔ عبادت گھبرا کر پیچھے ہوئی، پر بہروز خان دادا کا ابھی بھی اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ ابھی بھی شرٹ کے اندر تھا۔ بہروز خان دادا نے اسے ہاتھ کا دباؤ کمر پر بڑھایا اور عبادت کو اپنی طرف کھینچا۔ عبادت سیدھی بہروز خان دادا کے سینے پر لگی۔ بہروز خان دادا 1 سیکنڈ سے پہلے عبادت کے نرم گداز ہونٹوں پر جھک گیا۔ عبادت نے بے بسی سے بہروز خان دادا کی طرف دیکھا، جو آنکھیں بند کر کے عبادت کے ہونٹوں سے نرمی سے کھیل رہا تھا۔ عبادت بھی آنکھیں بند کیے بہروز خان دادا کا ساتھ دینے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ آس پاس سے بے خبر ایک دوسرے کے ہونٹوں پر اپنا لمس بکھیر رہے تھے۔ تھک کر عبادت نے بہروز خان دادا کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنا چاہا، تو بہروز خان دادا آہستہ سے پیچھے ہو گیا۔ بس کر دیں، کچھ رات کے لیے بھی چھوڑ دیں۔ عبادت نے اپنا دوپٹے کا کونا پکڑ کر بہروز خان دادا کے ہونٹوں سے لپسٹک صاف کی۔ نہیں میری جان، تمہارے ہونٹ بہت مزے کے ہیں، میرا دل چاہتا ہے انہیں کھا جاؤں۔ بہروز خان دادا مدہوشی میں پھر سے عبادت کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ ہاں مجھے پتا ہے بہت مزے کے ہیں، کبھی بخش بھی دیا کریں میرے ہونٹوں کو، عبادت نے نہ روٹھے پن سے کہا، تو بہروز خان دادا نے جھک کر عبادت کی دودھیا گردن پر پیار بھرا لمس چھوڑا۔ عبادت نے آنکھیں بند کر کے بہروز خان دادا کے لمس کو محسوس کیا۔ صرف ہونٹ نہیں، میں آج رات تمہیں پورے کا پورا بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بہروز خان دادا نے عبادت کے کان میں سرگوشی کی، تو عبادت شرم سے سرخ پڑتی بہروز خان دادا کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ حارب نے اپنا چہرہ ماسک سے چھپایا اور سب کی نظروں سے چھپتا حویلی کے اندر آ گیا۔ چوکیدار گیٹ سے سائڈ پر ہو کر کھانا کھانے میں مصروف تھا، اس لیے حارب کو اندر آنے میں آسانی ہوئی۔ سب مہمان کھانا کھا رہے تھے، حویلی کے سب افراد بھی مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے۔ حارب حویلی کے اندر آیا، اسے عروب کے کمرے کے راستے کا پتہ تھا، اس لیے وہ آسانی سے عروب کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ حویلی میں فی الحال کوئی نہیں تھا، سب لان میں تھے۔ حارب عروب کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے اس نے دروازے کا نوٹ گھما کر اندر جھانکا تو عروب بیڈ پر بے سد پڑی تھی۔ حارب آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ عروب سائڈ کروٹ لیے بیڈ پر سو رہی تھی، اس کے چہرے پر اس کے شولڈر کٹ بالوں کی لٹیں بکھری تھیں۔ حارب کو اسے دیکھ کر سکون سا ملا۔ وہ بیڈ کے ذرا قریب ہوا اور اسے اپنی شہادت کی انگلی سے عروب کے چہرے پر آئی لٹیں پیچھے کیں۔
आंखों के नीचे स्याह हल्के थे। वो 1 महीने में कितनी कमज़ोर हो गई थी। रंग भी पीला ज़र्द हो गया था। हारिब के दिल को कुछ हुआ। ये वो अरूप नहीं थी जो हर वक़्त बालों को खुला छोड़े, हाथों में चूड़ियाँ पहने, चेहरे पर लाइट सा मेकअप किए, हँसती मुस्कुराती रहती थी। पहले वाली अरूप में और इस अरूप में बहुत फ़र्क था। हारिब आहिस्ता से उसके पास बेड पर बैठ गया। उसकी प्यासी निगाहें अरूप के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। हारिब ने अपने अंगूठे से नरमी से अरूप के खुश्क होठों को छुआ। वो 1 महीने बाद अपनी दुश्मन जान को देख रहा था। दिल कर रहा था वो यूं ही सारी रात बैठा उसे तकता रहे। हारिब का ध्यान बेड पर रखी खाने की ट्रे पर गया। खाना झुका तू पड़ा था। मतलब उसने अभी तक खाना नहीं खाया था। वो भूखे पेट ही गहरी नींद सो रही थी। उसका दिल चाहा अभी अरूप को अपने हाथों से खाना खिलाए, उसे डांटे और कहे कि उसने अपनी क्या हालत बना रखी है। काश तुम उस रात सबको सच बता देती तो आज हम साथ होते। मेरा तुम्हारे बगैर रहना बहुत मुश्किल है अरूप। उस 1 महीने में मैंने खुद को बहुत समझाया, पर मेरा दिल मेरी अब सुनता ही कब है। उसे तुम रास आ गई हो, इसे तुम भाग गई हो। मुझे लगता था मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, पर मैं गलत था। तुम रोज याद आती हो, हर पल हर लम्हा याद आती हो। आरिफ की आंखें नम थी। उसने फौरन अपनी आंखों की नमी साफ की और बेड से खड़ा हो गया। आंखें झपक कर उसने उमड़ने वाले आंसुओं को मजीद बहने से रोका। नजरें फिर से बेखबर सोई। अरूप पर उठी तो अरूप के सरहाने के पास हारिफ को एक फाइल नजर आई। हारिफ चलता हुआ बेड की दूसरी जानिब आया। वो फाइल उठाई तो फाइल पर मिसिज हारिब अली लिखा था। हारिफ ने एक नजर अरूप पर डालकर फाइल खोली। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ता गया उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अभी हारिब मजीद रिपोर्ट पढ़ता, उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। हारिब ने जल्दी से फाइल बेड पर रखी और इधर-उधर देखकर छुपने की जगह तलाश करने लगा। तभी क्लिक की आवाज से दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर अरूप के माथे पर बल पड़े। वो दरवाजा बंद करके अंदर आई तो अरूप सो रही थी। पास खाना वैसे का वैसे ही पड़ा था। हारिब बालकनी में जाकर बालकनी के दरवाजे के पीछे छुप गया था, पर यह जगह सेफ नहीं थी। नीचे फंक्शन चल रहा था। अगर कोई इस तरफ आकर ऊपर देख लेता तो हारिब ने आसानी से नजर आ जाना था। अरूप उठो, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया। रूप ने उसे परेशानी से जगाया तो अरूप थूक निकलते अपना खुश्क गला तर करके हल्की सी आंखें खोलकर रूप की तरफ देखने लगी। हद होती है लापरवाही की। अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही कुछ ख्याल कर लो। रूप ने उसे हाथ से पकड़कर उठाया तो रूप उठकर बैठ गई। हारिब की समातों में रूप की आवाजें बआसानी पड़ रही थीं। उसके कान उसके कान अंदर आने वाली आवाज़ों पर थे। उसे सुनकर दुःख हुआ था कि अरूप ने दोपहर से कुछ नहीं खाया। अरूप ने ढाल सी उठकर बैठ गई। रूप ने नवाला बनाकर अरूप के मुंह के आगे किया तो अरूप ने मुंह फेर लिया। तुम्हें मसला क्या है? क्यों सता रही हो हमें? रूप की आवाज़ भीग गई। आप जाएं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। अरूप ने कमजोर सी आवाज में कहा और फिर से लेट गई। अरूप, मुझे मजीद मत सताओ। क्यों मुझे दुख दे रही हो? रूप अब बकायदा रोने लगी थी। अरूप की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। मैं किसी को खुशियां दे भी नहीं सकती। हारिब भी यही कहता था। जब से मैं उसकी जिंदगी में आई उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज आपको दुख देने का बायस भी बन रही हूँ। अरूप छत को घूरे बेआवाज रोते बोल रही थी। उसकी बातें हारिब बगौर सुन रहा था। इन सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने हारिब पर तोहमत लगाई। ये छोटी बात ये छोटी बात नहीं है अरूप। उसका बड़ापन था, वो चुपचाप तुम्हारे बाबा के सामने खड़ा रहता था। रूप की बात पर हारिब के कान खड़े हुए। मतलब रूप और बलाज खानजादा सच्चाई जान गए थे। हारिब के दिल से आवाज आई। हाँ, मैंने उस पर तोहमत लगाई क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। कैसे बर्दाश्त कर लेती उसे किसी और का होते देखकर? कैसे सब्र कर लेती? अरूब आहिस्ता से उठी और फूट फूट कर रोने लगी। तो उस पर तोहमत लगाकर तुम्हें वो मिल गया? नहीं अरूब, उल्टा वो तुमसे दूर हो गया है, बहुत दूर। इतना दूर कि इसे ये भी नहीं पता और जो झूठ तुमने बोला था वो सच हो गया है। तुम सच में प्रेग्नेंट हो गई हो। तुम हारिब के बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो अनजान है इस बात से कि वो बाप बनने वाला है। रूप की बातों पर हारिब की आंखें बेयकीनी से फैली। मतलब उसने अभी जो रिपोर्ट्स पढ़ी वो सच थी। उसका दिल पूरी रफ्तार से धड़कने लगा। उसे वो लम्हे याद आए जो उसने और अरूप ने एक साथ गुजारे थे। मुझे एहसास है अपनी गलती का। वो एक बार वापस आ जाए मैं उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगूंगी। अरूप ने अपने दिल को तसल्ली दी। मेरी दुआ है हारिब वापस आ जाए, तुम्हारे बाबा उसे ढूंढ ले और वो तुम्हें माफ कर दे।
रूप ने गहरा सांस लेते दुआ की तो अरूप चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। वो नहीं आएगा मामा, वो कभी नहीं आएगा। उसने कहा था वो हमेशा के लिए जा रहा है, वो कभी नहीं आएगा। अरूप हिचकियों से रोते हुए बोल रही थी। हारिब ने उसकी हिचकियों पर बेबसी से सर पीछे दीवार के साथ टिकाया और आंखें कर्ब से बंद की तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अरूप बस करो बेटा, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अपने बच्चे का तो सोचो। रूप जल्दी से उठकर उसके पास बैठी और उसे अपने साथ लगाया। आप मेरी फिक्र मत किया करें, जब इस बच्चे के बाप को ही उसकी फिक्र नहीं, वो हमें छोड़कर चला गया, तो आप भी हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। अरूप तल्ख होते रूप से पीछे हुई। अरूप मेरी जान, हारिब आ जाएगा। रूप ने अपनी बेटी की हालत पर तड़पते उसे तसल्ली देते उसके आंसू साफ किए। कब आएगा? जब मैं मर जाऊंगी, मुझे कंधा देने आएगा। अरूप ने रूप का हाथ झटक दिया। जबकि हारिब का दिल दहल गया। उसे अपना ख्वाब याद आया। हारिब के पूरे जिस्म में खौफ से सनसनाहट हुई। वो अपनी जगह स्टिल हो गया। अल्लाह ना करे ऐसी बातें मत करो अरूप, अपनी माँ पर रहम खाओ। रूप ने बेबसी से कहा तो अरूप तारों के तार रोने लगी। मैंने कहा ना, आप मेरी फिक्र मत करें, बस मेरे लिए दुआ करें। मरने से पहले एक बार मेरा अल्लाह मुझे हारिब से मिला दे। अरूप ने आंखें बंद की तो हारिब का अक्स उसके जहन के पर्दे पर लहराया। हारिब खुद को जब्त किए खड़ा था। अरूप की बातें उसे खौफ में मुब्तला कर रही थी। तुम बार बार मरने की बातें करके क्यों मुझे तड़पा रही हो? रूप ने फिर से नवाला बनाकर अरूप के मुंह के आगे किया। मामा, मुझे हारिब की बहुत याद आती है। पता है, मैंने अभी ख्वाब देखा है कि हारिब मुझसे मिलने आया है। वो यहाँ बेड पर मेरे पास बैठा है, मुझे देख रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। आपको पता है, उसकी खुशबू मुझे अभी भी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आस पास है। अरूप ने बेदर्दी से आंसू साफ करते कहा तो हारिब भीगी आंखों से हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारा ख्वाब सच होगा, हारिब जरूर आएगा। रूप ने अरूप के मुंह में नवाला डालते कहा, वो कब आएगा? अभी तक आया क्यों नहीं? मेरी तड़प उसे महसूस क्यों नहीं हो रही? कहीं उसने किरण से सच में निकाह तो नहीं कर लिया? आखिरी बात पर अरूप की सांसें सीने में अटक गईं। नहीं अरूप, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम तसल्ली रखो। रूप ने फौरन अरूप के आंसू साफ करते नरमी से कहा। नहीं मामा, वो मुझे कह कर गया था वो किरण से निकाह करेगा, इसीलिए तो वो वापस नहीं आ रहा। वो कभी नहीं आएगा। अरूप तकिए पर सर गिराकर सिसकने लगी। अरूप की बात पर रूप भी सोच में पड़ गई। कहीं सच में हारिब ने निकाह तो नहीं कर लिया? अरूप, क्या हारिब किरण से मोहब्बत करता था? रूप ने दिल में आया सवाल पूछा तो हारिब अरूप के जवाब का मुंतजिर हुआ। अरूप के दिमाग में वो सीन्स घूमे जब हारिब और किरण छत पर मिलते थे और फिर किरण के लिए उसने अरूप पर हाथ उठाया था। बताओ अरूप, हारिब किरण से मोहब्बत करता था? रूप ने फिर से सवाल दोहराया। हाँ, वो किरण से मोहब्बत करता था, इसीलिए तो मुझे छोड़कर चला गया। अरूप ने तकिए में मुंह दबाकर अपनी सिसकी रोकी। हारिब के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी, पर अरूप के जवाब पर रूप की फिक्र बढ़ी थी। सोचों के द्वार खुले थे। हारिब का निकाह रुकवाने के लिए अरूप ने उस पर इल्जाम लगाया। वो राजी था, तभी तो निकाह करने जा रहा था। पर किस्मत के आगे कौन जीत सकता है? हारिब के नसीब में अरूप का साथ लिखा था। अरूप ने कहा कि हारिब उसे कह कर गया कि वो किरण से निकाह करेगा। अगर सच में उसने निकाह कर लिया हुआ तो अरूप का दिल खौफ से कांप उठा। उसने अरूप की तरफ देखा जो तकिए पर सर रखे सिसक रही थी। हारिब की जुदाई उसे मार रही थी। अगर निकाह वाली बात सच निकली तो अरूप सह नहीं पाएगी। रूप उठी और अरूप के कमरे से बाहर आ गई। अरूप की फिक्र बढ़ गई। वो आंसू साफ करती नीचे लॉन में आ गई, ये इरादा करते कि कुछ भी हो वो आज रात बलाज खानदादा से अरूप के मुतालिक बात करेगी। बलाज खानदादा की मिन्नतें करेगी कि वह अरूप को माफ कर दे ताकि उसकी तकलीफ कुछ कम हो। हारिब दीवार के साथ सर टिकाए खड़ा था। अंदर से आती सिसकियों की आवाजें उसके दिल पर खंजर की तरह लग रही थी। वो बाप बनने वाला था, उसे यहाँ सुनकर खुशी हुई थी। वहीं अरूप की हालत पर दिल में टीसें भी उठी थी। अरूप अपने आंसू साफ करती उठी और छोटे छोटे कदम लेती वॉशरूम चली गई। हारिब ने मौका देखा और कमरे से निकल आया। फंक्शन अभी भी चल रहा था। सब लोग फंक्शन में मस्त थे। हारिब को निकलने में आसानी हुई। वो रात के 11 बजे गांव की सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा था। सोचों का मरकज अरूप थी। वो सोच रहा था अरूप से मिलकर उसे कहेगा कि उसने अरूप को माफ कर दिया और अरूप से कहेगा सबको सच बता दे ताकि हारिब और वो खुशियों भरी जिंदगी शुरू कर सकें।
यहाँ आकर अरूब की हालत देखकर उसे लग रहा था वो अरूब और अपने बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है। अरूब उसके लिए तड़प रही थी और हारिब एक महीना उसके लिए तड़पा था। वो अरूब के साथ खुद को भी सजा दे रहा था। हारिब अपने गांव वाले घर के सामने रुका, पॉकेट से चाबी निकालकर ताला खोला और अंदर आ गया। जैसे वो अपने कमरे में आया उसे लगा हमेशा की तरह अरूब बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। हारिब ने गहरा सांस लिए कमरे में आया और बेड पर बैठकर सर हाथों में गिरा लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो गांव आने से पहले अरूब को माफ कर चुका था, पर अब लग रहा था वो अरूब का गुनहगार है, वो अपने बच्चे का गुनहगार है। उसकी बीवी एक महीने से उसकी एक झलक देखने के लिए तड़प रही है। वो अरूब को इस हालत में साथ रखने की बजाय, उसका ख्याल रखने की बजाय उसे सजा दे रहा था। पर हम कौन होते हैं जजा और सजा का फैसला करने वाले? जजा और सजा के फैसले का इख्तियार हमारे अल्लाह को है। वो उसे तड़पाने के लिए कह गया था कि वो किरण से निकाह करेगा और वो तड़प रही थी। रात 12 बजे तक महर को रुखसत करके मुस्तफ़ा के कमरे में पहुंचा दिया गया था। सब मेहमान जा चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता हवेली के लोग भी अपने कमरों में आराम करने चले गए थे। इबादत महर के पास उसके कमरे में बैठी थी। महर ने उसका हाथ पकड़ रखा था, वो उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे अंदाजा हो चुका था मुस्तफ़ा यकीनन उसे आज रात सजा देगा। उसे मुस्तफ़ा के गुस्से से खौफ आ रहा था। हानि, आप फजूल डर रही हो। यकीन करो आप इतनी खूबसूरत लग रही हो, लाला ने कमरे में आते ही शुरू हो जाना है। इबादत ने शरारत से कहा तो महर के गाल दहकने लगे। तभी मुस्तफ़ा दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो इबादत फौरन अपना हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। गुड नाइट लाला, इबादत ने मुस्कुराकर कहा और चली गई। गुड नाइट गुड़िया, मुस्तफ़ा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। इबादत के जाते ही मुस्तफ़ा ने बिना महर की तरफ देखे दरवाज़ा लॉक किया। महर सर झुकाए बेड पर बैठी, खौफ से उसका पूरा जिस्म वजूद लरज़ रहा था, दिल अलग कांप रहा था। मुस्तफ़ा ने बिना महर की तरफ देखे अपनी अजरक उतार कर सोफे पर रखी, फिर अपनी वास्केट उतार कर सोफे पर रखी। इस तरह शोपीस से बने सज कर किसी खुशी में बैठी हो, उठो और वार्डरोब से मेरे कपड़े निकालो। मुस्तफ़ा की सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी तो महर ने हैरत से सर उठाकर मुस्तफ़ा की तरफ देखा, जो सुर्ख आंखों से उसे ही देख रहा था। महर के जिस्म में कपकपी तारी हुई। बहरी हो, सुनाई नहीं दे रहा? उठो फौरन और मेरे कपड़े निकालो। मुस्तफ़ा दबी आवाज में गरजा तो महर जल्दी से अपना लहंगा संभालती बेड से उठी और वार्डरोब की तरफ बढ़ी। मुस्तफ़ा सोफे पर बैठकर सर पीछे टिकाकर आंखें मूंद गया। महर ने वार्डरोब खोली और मुस्तफ़ा के लिए एक नाइट सूट निकाल कर ले आई। अपने करीब चूड़ियों की खनक महसूस करते मुस्तफ़ा ने आंखें खोल ली तो महर उसके पास सोफे पर नाइट सूट रख रही थी। मुस्तफ़ा ने गुस्से से उसके हाथ से सूट खींचा और खड़ा हो गया। महर की आंखों में खौफ उतरा। मुस्तफ़ा उसके रूबरू खड़ा उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। महर ने थूक निगलते आंसू पीछे धकेले, खुद को मुस्तफ़ा के इश्तिहाल के लिए तैयार किया। बलाज खानदादा जैसे ही कमरे में आया, रूप बेड पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। बलाज खानदादा ने उसे एक नज़र देखा और कमरे का दरवाज़ा बंद करके सोफे की तरफ बढ़ा। सोफे पर बैठकर बलाज खानदादा ने अपनी अजरक उतारी, फिर जूते उतारकर हाथ से घड़ी उतारी। रूप परेशान सी बैठी थी और सोच रही थी बात कैसे शुरू करे। बलाज खानदादा ने घड़ी उतारकर सामने टेबल पर रखी, फिर अपनी कमीज के 2 ऊपरी बटन खोलकर उसने सोफे की पुश्त पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली। रूप आहिस्ता से उठी और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाती बलाज खानदादा के पास जाकर खड़ी हो गई। बलाज, रूप ने लड़खड़ाती आवाज में कहा तो बलाज खानदादा ने हल्की सी आंखें खोलकर सवालिया नजरों से रूप की तरफ देखा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रूप के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। बलाज खानदादा सीधा होकर बैठ गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत थक गया हूँ, सुबह बात करेंगे। बलाज खानदादा ने संजीदा अंदाज में कहा और सोफे से उठकर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। रूप बलाज खानदादा के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा ना सुबह बात करेंगे। बलाज खानदादा ने मुड़कर खासे सख्त लहजे में कहा तो रूप चुप सी हो गई। बलाज खानदादा अपना नाइट सूट लेकर ड्रेसिंग रूम चला गया। रूप वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। 5 मिनट बाद वो चेंज करके बाहर आया तो रूप को उसी जगह खड़े देख बलाज खानदादा के माथे पर बल पड़े। मेरे ज़ब्त को मत आजमाओ रूप, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। बलाज खानदादा दबी आवाज में घुराया तो रूप के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। रूप ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मर जाए मेरी तरफ से वो। बलाज खानदादा रूप की बात काट कर गुस्से से धाड़ा तो रूप उसके मुंह से अपनी लाडली बेटी के लिए इतने सख्त अल्फाज सुनकर दंग रह गई। और तुम निकलो मेरे कमरे से। बलाज खानदादा गुस्से से रूप की तरफ बढ़ा तो रूप डर कर 2 कदम पीछे हुई। बलाज खानदादा ने रूप का दायां बाजू दबोचा और उसे खींचता दरवाजे तक ले गया। बलाज, मेरी बात
रूप के अल्फाज मुंह में ही रह गए। बलाज खान दादा ने उसे कमरे से बाहर किया और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। रूप हक्की बक्की परेशान डबडबाई आंखों से बंद दरवाजे को देखने लगी। निकलो मेरे कमरे से। रूप बलाज खान दादा के कुछ सेकंड्स पहले बोले गए अल्फाज याद आए तो उसकी आंखों से मोती निकलकर गालों पर फिसले। बलाज खान दादा ने कमरे का दरवाजा बंद करते अपने हाथ का मुक्का बनाकर दरवाजे के साथ दीवार पर मारा। उसने बहुत कोशिश की खुद पर ज़ब्त करने की, पर वो नाकाम हो रहा था। इसलिए उसने रूप को कमरे से निकाल दिया, कहीं गुस्से में वो इसे कुछ कह न दे। गुस्सा ज़ब्त करने के चक्करों में उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थीं। वो थके हुए कदमों से बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। रूप अभी भी बंद दरवाजे को देख रही थी। वो पहले भी रूप की वजह से रूप से नाराज हुआ था, पर उसने इस तरह रूप को कमरे से नहीं निकाला था। रूप को बिना कोई शिकवा किए खामोशी से आंसू करती मुड़ी और भारी कदमों से अरूप के कमरे में आ गई। अरूप चित्त लेटे छत को घूर रही थी। रूप के आने का भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रूप उसे तासुब से देखकर उसके साथ ही बेड पर करवट लेकर लेट गई, पर बलाज खान दादा ने आज जो उसके साथ किया था वो रूप नजरअंदाज करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखती थी। ऐसा मजा चिखाऊंगी कि दोबारा बीवी को कमरे से बाहर निकालना तो दूर की बात, गुस्से से भी बात नहीं करोगे। रूप ने नरमी से आंसू साफ किए और आंखें बंद कर ली। उसने सोच लिया था उसे अब क्या करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।